हेलो दोस्तों, मैं विप्लव पांडे आपका स्वागत करता हूं जय हो स्टडी के प्लेटफॉर्म पर। आज हम डिस्कस करेंगे जीएस पेपर 1 के टॉप सेक्शन इंडियन सोसाइटी के टॉपिक इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी पर। और यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिया है यूपीएससी के 2020 में आए हुए प्रश्न को, जो कि है क्या भारत में विविधता एवं बहुलतावाद वैश्वीकरण के कारण संकट में है। जस्टिफाई योर आंसर। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि मैंने जो कीवर्ड्स लिए हैं 10 वर्ड्स, उसको इंग्लिश में लिया है जस्टिफाई योर आंसर। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है ये कि आंसर करने से पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, क्वेश्चन के हर एक पार्ट को समझना है। जैसे कि मैं पिछले आंसर में भी बोला था कि क्वेश्चन के हर सब पार्ट में आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि विविधता मतलब डाइवर्सिटी और बहुलतावाद मतलब प्लूरलिज्म जो इंडिया के हैं उस पर ग्लोबलाइजेशन किस प्रकार से संकट पैदा कर सकता है और पैदा कर भी सकता है या नहीं, इसको आपको जस्टिफाई करना है, मतलब कि इस पर स्पष्टीकरण देना है। अब जो टिलवर्ड जस्टिफाई है, इसका मतलब होता है कि आपको दोनों पक्ष को लेकर चलना है, ठीक है। दोनों पक्ष मतलब कि आपको पॉजिटिव भी बताना है और नेगेटिव भी बताना है। तो शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, किसी भी प्रश्न में ये तीन चीज़ें अति आवश्यक होती हैं। यहाँ पर मैंने इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है कि भारतीय समाज एक बहुलतावादी समाज है जिसमें विविधता में एकता प्रमुख पहलू है। वैश्वीकरण का अर्थ सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि सूचनाओं व संस्कृति के आदान प्रदान से भी है। अब विविधता का अर्थ होता है इंडिया के पर्सपेक्ट में चीज़ों में कई सारी विभिन्नताएं, जैसे कि हम देख रहे हैं कि इंडिया में कई सारी भाषाएं एग्जिस्ट करती हैं। बहुत ही ज़्यादा फेमस एक कोटेशन है, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी। इसी से आप इंडिया की डाइवर्सिटी को समझ सकते हैं। इसका मतलब होता है कि कोस कोस, हर एक कोस पर पानी का स्वाद बदलता है और चार कोस पर भारत में भाषाओं को बदलता हुआ देखा जाता है, ठीक है। इसको हम एग्जांपल्स में भी देखेंगे आगे बॉडी पार्ट में। वहीं पर वैश्वीकरण का अर्थ यहाँ पर सिर्फ हम आर्थिक ही नहीं समझेंगे, वैश्वीकरण को सिर्फ आर्थिक ही न मानते हुए वहाँ पर हम सूचनाओं और संस्कृति को भी आदान प्रदान के रूप में देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन में मैंने ग्लोबलाइजेशन को और डाइवर्सिटी को बताया है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आप चीज़ों को मतलब समाहित कीजिए कि प्रश्न में क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं। फिर हम बॉडी पार्ट पे आते हैं। तो बॉडी पार्ट पे हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहले क्या है, क्वेश्चन को आप देखते रहिए समय समय पर। जब भी आप ऐसे कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि आप क्वेश्चन से भटक जाएं और कुछ और उत्तर दे दें। तो इस केस में आप कितना भी अच्छा आंसर लिख के चले जाएंगे लेकिन आपको उत्तर नहीं मिलने वाला है। इसलिए आपको क्वेश्चन एक बार बॉडी पार्ट में जाने से पहले देखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि विविधता और बहुलतावाद पर वैश्वीकरण के संकट क्या है, मतलब। तो आप इसको जस्टिफाई करना है तो पहले आप निगेटिव को देख लीजिए। तो यहाँ पर पहले हमने लिया हुआ है बॉडी पार्ट में भारतीय समाज पर वैश्वीकरण के प्रभाव, कैसे प्रभाव पड़ रहे हैं भारतीय समाज पर वैश्वीकरण के, ठीक है। तो वहाँ पर पहला मैंने पॉइंट लिया हुआ है, आधुनिकीकरण व तकनीकीकरण के प्रभाव से अंग्रेजी की जो प्रभाव है बढ़ रहा है और भाषाई की एकलतावाद मतलब मोनोपोली जिसको बोलते हैं से स्वदेशी भाषा व बोली पर संकट पैदा हो रहा है। अब आप देख रहे होंगे कि कोई भी जो हायर डिग्री के एजुकेशंस होते हैं उसमें इंग्लिश को प्रेफरेंस मिलता है, और यहाँ तक कि प्राइमरी से लेकर जो बोर्डिंग स्कूल्स हैं वहाँ पर भी आजकल इंग्लिश का बोलबाला है। और इससे क्या होता है कि भाषाई एकलतावाद की स्थिति पैदा होती है और जो स्थानीय भाषाएं हैं उसमें बहुत हद तक गिरावट महसूस की जा रही है। और इसीलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस बार गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो स्थानीय भाषाएं हैं इनको प्रमोट करने की कोशिश करी है। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखा है कि यूनेस्को ने 196 भारतीय भाषाओं को विलुप्त माना है। एग्जांपल, अंडमान की ब्रू बोली विलुप्त हो चुकी है, ठीक है। तो ये एक प्रभाव हुआ।
वैश्वीकरण का भारतीय समाज पर। इसी तरह से दूसरा प्रभाव देखते हैं, भारत के टियर 2 और टियर 3 शहरों में परंपरागत भोज्य पदार्थों पर वैश्वीकरण का असर किस तरह से। मैकडोनाल्डाइजेशन, मतलब कि जो मैकडोनाल्ड टाइप के जो फूड कॉर्नर्स होते हैं, वहाँ पर पिज़्ज़ा, पास्ता आदि, मतलब इनका जो प्रचलन है काफ़ी बढ़ता जा रहा है। लोग अपने परंपरागत जो भोज्य पदार्थ हैं उनको छोड़ते जा रहे हैं, और जो पाश्चात्यीकरण वाले संस्कृति के जो भोज्य पदार्थ हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, इन चीज़ों पर वो जंप कर रहे हैं। तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि वैश्वीकरण का जो असर है वो कितना भारतीय समाज पर गहरा पड़ना शुरू हो चुका है। तीसरा, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पारंपरिक परिधानों, जैसे कि जो पहले के हम लोग के वस्त्र थे, उनमें भी पाश्चात्यीकरण का असर देखा जा सकता है। खास करके जो शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं उनके कपड़ों पर, जैसे कि जीन्स का चलन, और महिलाओं में कई सारी जो कपड़े हैं उसमें भी हम इसका असर देख सकते हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जो खाद्य पदार्थ हैं, जैसे कि पिज़्ज़ा, पास्ता, इस पर भारत सरकार ने इस वर्ष काफ़ी ज़्यादा मतलब मिलेट्स ऑफ द ईयर का प्रोग्राम शुरू किया है यूएन में। और भारत ने इस वर्ष से मतलब जो मोटे अनाज हैं, जिनको हम मिलेट बोलते हैं और बजट में इसको श्री अन्न बोला गया है, उसको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि संसद में मोटे अनाज का जो वहाँ पर खाना होता है सर्व किया गया था सांसदों को और तमाम माननीय सदस्यों को। तो वापस से भारत सरकार ने इस पर ध्यान आकर्षित किया है, तो चीज़ें और अच्छी, मतलब इसमें सुधार होगा। आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट लिया है मैंने, कला पर भी वैश्वीकरण का प्रभाव हुआ है। जैसे कि जो गाने हैं, पहले के गाने हुआ करते थे, उनमें काफ़ी परिवर्तन आया है। जैसे कि अभी एक गाना आया था सलमान खान का, उसमें आप देखेंगे कि उसमें उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किए हैं वो इस तरह से स्वैग से करेंगे सबका स्वागत टाइप का। ठीक है, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि गानों में भी कैसे कैसे जो हिप हॉप म्यूज़िक्स हैं और जो स्वैग वाले वर्ड्स हैं वो काफ़ी इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। ठीक है, वहीं आप जब बागबान मूवी देखेंगे सलमान खान का, तो उसमें वो जब बात करते हैं अमिताभ बच्चन से, तो उसमें से बोलते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु टाइप के वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन समय के साथ साथ गानों में भी आप देखेंगे कि काफ़ी बदलाव महसूस किया जा रहा है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूँ यहाँ पर। इसमें आप देखेंगे कि टीवी में एडवर्टीज़मेंट्स काफ़ी ज़्यादा इसको प्रमोट कर रहे हैं वेस्टर्न प्रोडक्ट्स को। जैसे कि आप देखेंगे होली पर, दिवाली पर, ईद पर जो पारंपरिक मिठाइयाँ होती हैं उनको उपभोक्तावादी कंपनियाँ एडवर्टीज़मेंट के माध्यम से डेयरी मिल्क से रिप्लेस कर रही हैं। आप देखते होंगे कि टीवी में एडवर्टीज़मेंट दिखाए जा रहे हैं कि सोम पापड़ी और अदर जो मिठाइयाँ हैं उनको हटाओ और उनकी जगह पर डेयरी मिल्क लाओ। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि उपभोक्तावादी कंपनियां किस तरह से भारतीय पारंपरिक मिठाइयों को रिप्लेस करके डेयरी मिल्क जैसे चॉकलेट को वहाँ पर स्थानांतरित करने की कोशिश कर रही हैं, और वो काफ़ी हद तक सफल भी हो रही हैं। ठीक है, तो ये भी एक निगेटिव प्रभाव है भारतीय समाज पर ग्लोबलाइजेशन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय समाज जो होता है वो अपने संयुक्त परिवार की वजह से विदेशों में जाना जाता है। विदेशी जब भारत आते हैं और यहाँ पर आकर वो देखते हैं कि एक परिवार कैसे संयुक्त रूप से रह रहा है, तो वो काफ़ी आश्चर्यचकित होते हैं। लेकिन धीरे धीरे हम उस प्रथा को भी छोड़ते जा रहे हैं। जो विदेशों में न्यूक्लियस फैमिली का कॉन्सेप्ट है, एकलवादी परिवार जिसको हम न्यूक्लियस फैमिली बोलते हैं, आज भारत की गाँवों तक वो पहुँच पैठ बना रखा है। ठीक है, आज शहरों से ज़्यादा गाँवों में इसका असर देखा जा रहा है कि लोग कैसे संयुक्त परिवार से एकल परिवार की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ठीक है, तो ये भी मतलब भारतीय समाज की जो पारंपरिक पहचान थी उस पर नकारात्मक प्रभाव समझा जा सकता है वैश्वीकरण का। तीसरा एक और एग्जाम्पल लिया हुआ है हमने कि जो विवाह संस्थान है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है ग्लोबलाइजेशन का। विदेशों में जो लिव इन रिलेशनशिप का जो कॉन्सेप्ट था वो काफ़ी ज़्यादा इंडिया में पेनिट्रेट कर चुका है, इंडियन सोसाइटी में। और ये
लिव इन रिलेशनशिप का जो कॉन्सेप्ट इतना नकारात्मक रूप से भारतीय समाज को हैम्पर कर रहा है कि आपने काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स सुने होंगे हाल ही दिनों में, जैसे कि अभी जो एक कपल्स थे उन्होंने मतलब उसमें जो खुलासे हुए, कितने ज़्यादा लोग उससे आहत हुए, और भी कई सारे एग्जांपल्स ऐसे सामने आए लिव इन रिलेशनशिप के, जो कि भारतीय समाज पर एक नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। ठीक है, फिर आगे मैंने एग्जांपल लिया हुआ है व्यक्तिवाद के लिए सामूहिकता पहचान का हनन, मतलब कि इंडिविजुअलिज्म, उस पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, सामूहिकता को कम किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जस्टिफाई करने के रास्ते में मैंने किस तरह से ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट को नकारात्मक तरह से पहले दिखा दिया, और अब हम दूसरे पक्ष को भी इसमें इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। तो वहीं पर कुछ विद्वान इसे दूसरी तरह से देखते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर फिर उस पॉइंट को ख़त्म करने के बाद थोड़ा एक लाइन लिखी है कि उपर्युक्त तथ्यों से प्रतीत होता है कि वैश्वीकरण से समाजों में एकरूपता बढ़ रही है, बहुलतावाद समाप्त हो रहा है, परंतु वास्तव में यह वैश्वीकरण नहीं बल्कि लोकल मांग की अपेक्षाओं के अनुरूप परिवर्तन है। यह ग्लोबलाइजेशन है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा कीवर्ड यूज़ किया गया है, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, अब बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे कि किसी भी पेपर में उसके कीवर्ड्स आंसर में दिखने चाहिए, इससे एग्ज़ामिनर आपको और अच्छे स्कोर को देगा। जैसे कि यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन वर्ड है, मैकडोनाल्डाइजेशन का वर्ड है। ठीक है, और एग्जांपल्स को आप आंसर में ऐड कीजिए, जैसे कि मैंने वहाँ पर लिखा था अंडमान में ब्रू लैंग्वेज का ख़त्म होना, और चॉकलेट में डेयरी मिल्क एग्जांपल डाला मैंने। तो आप जब कीवर्ड्स को, एग्जांपल्स को अपने नंबर आंसर में ऐड करते हैं तो ये वैल्यू एडिशन का काम करते हैं आपके आंसर में। ठीक है, प्लस स्ट्रक्चरिंग का आपको पता ही है कि किस तरह करनी है, पहले इंट्रोडक्शन रखना है, फिर बॉडी, फिर कंक्लूजन, और उसमें भी ध्यान देना है कि बॉडी पार्ट को सिर्फ मोनोटोनसली या पैराग्राफ में न लिखकर उसको पॉइंट्स वाइज फ्लो चार्ट, डायग्राम, मैप भी दिखा सके, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अब आप कहेंगे कि सर सोसाइटी के क्वेश्चन में हम मैप का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, तो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चन में इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन में भी मैप का यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं ग्लोबलाइजेशन, और ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है भाई, देखिए ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये होता है आपका ग्लोबलाइजेशन प्लस लोकलाइजेशन, मतलब लोकल डिमांड्स को पूरा करने के लिए ग्लोबलाइजेशन का जो रोल होता है उसको हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। मतलब लोकल डिमांड्स को समझते हुए वैश्वीकरण अपना रोल प्ले करता है, दैट इज़ कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। तो अब कुछ लोग कहते हैं भैया ये ग्लोबलाइजेशन नहीं है, ये ग्लोबलाइजेशन है। ठीक है, आप इसको ग्लोबलाइजेशन मत समझिए, ये ग्लोबलाइजेशन है। कैसे ग्लोबलाइजेशन है, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो भारतीय शाकाहारी आबादी हेतु बर्गर में आलू टिक्की, नवरात्र में KFC में शाकाहार तथा थाई व चाइनीज़ खानों में भारतीय मसालों का प्रयोग हो रहा है। आप ये भी तो देखिए, आप ये देखिए कैसे नवरात्र में KFC वाले शाकाहार को प्रमोट करते हैं, कैसे बर्गर में जो चिकन की टिक्की होती है उसको रिप्लेस करके भारतीय शाकाहारियों के लिए आलू की टिक्की दी जा रही है। तो लोग यहाँ पर एक अपना व्यू देते हैं कि दिस इज़ नॉट ग्लोबलाइजेशन, दिस इज़ ग्लोबलाइजेशन, ओके, एंड इट इज़ नॉट नेगेटिवली अफेक्टेड द सोसाइटी, इट इज़ अ डिमांड ऑफ लोकल मार्केट and it is do something new in society. So we are going to see the next point, क्या है, भारतीय योग व दर्शन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्यता। आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारतीय योग और दर्शन को पूरे विश्व में इसमें सराहा जा रहा है। हाल ही में मोदी जी जब अमेरिकी दौरे पर गए थे तो वाइट हाउस में तमाम देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स ने उनके साथ योग किया वाइट हाउस के अंदर। ठीक है, तो इससे योग की बढ़ती हुई मांग को समझा जाता है और भारत के सॉफ्ट पावर को ये इंगित करता है। तो ये भी ग्लोबलाइजेशन का एक एग्जांपल हो गया। प्लस भारतीय त्योहारों को, जैसे दिवाली को, होली को, आप देखे होंगे कि इसका आयोजन अब UN में भी होना शुरू हो गया है। ठीक है, दिवाली पर छुट्टी मिल रही है।
भारतीय संगीत व पाश्चात्य हिप हॉप का फ्यूज़न हो रहा है, मतलब तमाम देशों के कलाकार एक साथ आते हैं, मतलब जो कलाएं, मतलब जो संगीत हैं, नृत्य हैं, उनका फ्यूज़न हो रहा है, एक नई चीज़ों का वहाँ पर विकास हो रहा है। तो ये भी ग्लोबलाइजेशन का एक परफेक्ट एग्जांपल है। उसके बाद भारत में जो आयुर्वेद की परंपरा है, उसका मतलब विदेशों में इस समय काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ रहा है। लोग जो एलोपैथी मेडिसिन है उसकी जगह पर आयुर्वेदिक मेडिसिन को बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। ठीक है। आप एक चीज़ और देखे होंगे कि इस्कॉन के टेम्पल्स, जो भगवान श्री कृष्ण के मंदिर हैं इस्कॉन के, विदेशों से वो भारत के दर्शन को दर्शाते हैं और किस तरह से वो पूरे विश्व में भारतीय दर्शन को फैला रहे हैं। ठीक है। तो ये भी एक ग्लोबलाइजेशन का परफेक्ट एग्जांपल है। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से ग्लोबलाइजेशन की तरह देखा जा रहा है, और इससे आप जो कंक्लूज़न बनाएंगे वो पूरा बैलेंस व्यू होते हुए बनना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो कंक्लूज़न लिखा है वो ये लिखा है कि वास्तव में ग्लोबलाइजेशन बहुलतावाद विविधता पर संकट नहीं है, बल्कि इसके विकास में प्रसार में सहयोगी है। ठीक है। मतलब जो ग्लोबलाइजेशन है, इट इज़ नॉट निगेटिवली अफेक्ट द pluralism and diversity of India. Okay, it developed a new concept that is called localization, which fulfill the local demand. Okay, you should understand the local demand first and then produce the products like tikki, aloo tikki in burger, ISKCON temples in the whole world, yoga in UN. So you can not say that globalization negatively impact in India society. Yeah, it may be. You can say, yeah, there are many examples which are present in the society which is seen as a negative impact of globalization, like the increasing demand of English language and the, like many examples you can say now, which are we are seen earlier in the body part of first part of in body section. Okay, so ग्लोबलाइजेशन द्वारा नवीन कला, भोज्य पदार्थ, नृत्य आदि में नवीनीकरण हो रहा है। आप देख सकते हैं कैसे फ्यूज़न हो रहा है खाद्य पदार्थों में, संगीत में और तमाम ऐसी जगह पर जहाँ पर कि ग्लोबलाइजेशन को निगेटिवली हम गलत बोल रहे थे, वहाँ पर ग्लोबलाइजेशन कैसे इम्पैक्ट डाल रहा है। अब हम यहाँ देखेंगे कि हम इसमें मैप का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, जो कि आपको एडिशनल नंबर दिलाएगा, जो कि हमारे चैनल की एक खासियत है। यहाँ पर आप आएंगे तो आपको कुछ न कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जो कि आपको मेंस आंसर राइटिंग में दूसरों से अलग करेगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम मैप को देखते हैं कि हम यहाँ पर किस तरह से मैप को यूज़ कर सकते हैं। तो भाई ये थोड़ा स्पेस कम है, लेकिन कोशिश करता हूँ इसे बनाने की। तो पहले बनाते हैं, यहाँ पर हम ऐसे बना लेते हैं छोटे से। सपोज कीजिए, ओहो, लेट मी ट्राई अगेन। ये मान लो बन गया तुम्हारा अमेरिकन। ठीक है। ये अपना अफ्रीका बन गया, इधर छोटा सा इंडिया, म्यांमार, सपोज कीजिए ये वर्ल्ड मैप है। ठीक है। यहाँ छोटा सा ऑस्ट्रेलिया बना लिया, और अब सपोज कीजिए यहाँ इंडिया है। ठीक है। इंडिया से योग का ट्रांसफ़र हो रहा है विदेशों में, योग का ट्रांसफ़र हो रहा है विदेशों में। ठीक है। विदेशों से लाइक इटली से मान लीजिए पिज़्ज़ा आपका आ रहा है, तो यहाँ पर आप एक कलर चेंज करते हैं। कलर कैसे चेंज होता है? ओके, चेंज द कलर। मान लीजिए इटली से इंडिया में आया पिज़्ज़ा। ठीक है।
पिज़्ज़ा या इडली से। अमेरिका से आ गया आपका, मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए, जैसे कुछ भी कॉन्सेप्ट जो इंडिया में आ रहा है यूएसए से, कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके आ रहे हैं मान लीजिए साउथ अमेरिका से इंडिया में, तो आप ऐसे मैप में उसको दिखा सकते हैं कि भाई क्या चीज़ कहाँ से आ रही है और इंडिया से क्या चीज़ कहाँ पर कैसे जा रही है, ठीक है। तो वर्ल्ड मैप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं ग्लोबलाइजेशन के आंसर्स में काफ़ी ईजिली, और ये आपको कम से कम 0.5 से 1 नंबर का एक्स्ट्रा एज देंगे अदर्स के कंपेयर में। और इसी के साथ अपने हम आंसर को कंक्लूड करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि उत्कर्ष सर के निर्देशन में हमारा समाधान बैच चल रहा है, मेंस आंसर राइटिंग 2023 यूपीपीसीएस का। अगर आप उससे जुड़ना चाहें, उसका लाभ उठाना चाहें और ऐसे उत्तर को पाना चाहें, तो आप हमारे समाधान बैच से जुड़ सकते हैं। और उसके लिए आप उत्कर्ष सर के नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए 94 वाले। और इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। आपका एजुकेटर विप्लव पांडे। थैंक यू।